हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसे एंग्लो सेक्शन पीरियड भी कहा जाता है। और इसका टाइम लाइन है फ्रॉम 450 AD टू 1066 AD। तो एंग्लो सेक्शन पीरियड यहाँ से इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत मानी जाती है। और सबसे पहले एंग्लो सेक्शन का हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद बैकग्राउंड को समझेंगे तो लिटरेचर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है लिटरेचर को, किसी भी एज का इसको मोल्ड करता है लिटरेचर को। तो हम इसको यहाँ के जो बैकग्राउंड को CRAVN एक एक्रोनिम से समझेंगे, क्रॉन एक्रोनिम से समझेंगे। तो जैसे कि केल्ट भी बोलते हैं इसे, केल्ट ब्राइथॉन्स और गेल से मिलकर बना है ये। तो जो केल्ट है, सबसे पहले आए थे केल्ट इंग्लैंड में। इन्हें ब्राइथॉन्स और गेल्स भी कहा जाता है। और ब्रिटेन जो नाम आया है ब्रिटेन का, वो यहीं से आया है, ब्राइथॉन से, ब्राइटन ट्राइब से, ब्राइथॉन्स कबीलाई से। और ये जो केल्ट है 55 BC तक इंग्लैंड में रह रहे थे और 5th सेंचुरी से ये आए थे। तो 5th सेंचुरी से बहुत बड़ी तादाद में ये जो केल्ट थे ब्रिटेन में माइग्रेट करके आए थे। और इन्हें ओरिजिनल निवासी या ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कहा जाता है इंग्लैंड का। ब्रिटेन एक आइलैंड था उस समय, जो कि आज इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आए थे केल्ट, तो यहाँ सी से है केल्ट हुआ। फिर नेक्स्ट क्या थे, आप क्रम से इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आए थे, रोमन्स आए थे यहाँ पर। तो एंग्लो सैक्सन एज में रोम एक बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी। जो रोमन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, उसके बाद उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो रोम वॉज द मोस्ट डोमिनेंट एम्पायर एंड द मोस्ट डोमिनेंट लिटरेरी फोर्स ऑफ दैट टाइम। तो क्या हो रहा था कि रोमन्स बार बार इंग्लैंड पे अटैक कर रहे थे, इस आइलैंड पे अटैक कर रहे थे जहाँ पर केल्ट रह रहे थे इसमें। तो हुआ क्या कि जो रोम्स तो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, उनकी आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो उन्होंने इन केल्ट्स को बहुत आसानी से हरा दिया और उन्होंने एक तरह से कब्जा कर लिया ब्रिटेन पे, और वहाँ पे रूल करने लगे बहुत ही आसानी से। उनको कोई ज़्यादा वायलेंस करना नहीं पड़ा, क्योंकि केल्ट लोगों ने उनका कोई ज़्यादा विरोध नहीं किया रोमन्स का। और रोमन्स बहुत ही पीसफुली रहने लगे, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस था केल्ट का और रोमन्स का। और उन्हें प्रोटेक्शन देते थे ये केल्ट लोगों को प्रोटेक्शन मिलता था रोमन से। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक तरह से उनको लड़ना भूल गए, ये जो केल्ट जो प्रजाति थी लड़ना भूल गए थे ये। तो रोमन्स ने आइलैंड में एकदम शांति स्थापित कर दी। रोमन्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, एक से बढ़कर एक बिल्डिंग बनवाई, मॉन्यूमेंट्स बनाए, जिसमें कि हेट्रियंस वॉल भी शामिल है। तो जब रोम आए थे, ये एक साथ अपने जब आए थे यहाँ पर, तो अपने साथ अपना कल्चर भी लेके आए थे, अपना लैंग्वेज भी लेके आए थे। आर से यहाँ रोमन हुआ ना, तो ये अपना जो समृद्ध लैंग्वेज लैटिन लेकर यहाँ पर आए थे इंग्लैंड में। और लैटिन लैंग्वेज ने इंग्लैंड के लोगों को और उसके लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। इंग्लिश लैंग्वेज के फील्ड में की गई रिसर्च ये बताती है कि आज इंग्लैंड में 29% जो इंग्लिश जो है लैटिन लैंग्वेज से ही इवॉल्व होके आया है। मतलब इसका जो रूट है वो है लैटिन लैंग्वेज इंग्लिश का। तो हालांकि लैटिन लैंग्वेज अब डेड लैंग्वेज हो चुका है, लेकिन इस एज में जो था एंग्लो सेक्शन एज में लैटिन लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करते थे दूसरे लैंग्वेजेस लैटिन लैंग्वेज से। तो जितनी भी क्रिश्चियन रिलीजियस से रिलेटेड बुक्स जो लैटिन लैंग्वेज में लिखी हुई मिलती है हमको, बाइबल की भी पहले लैटिन में ही था, बाइबल भी, उसको बाद में ट्रांसलेशन हुआ है अदर लैंग्वेजेस में बाइबल का। फिर जैसे कि शुरुआत में ही हमने जिक्र किया था कि ब्राइथन नाम से ब्रिटेन वर्ड आया है, ब्राइथन से यहाँ से। तो एंग्लो सैक्सन ने जब यहाँ पर विक्ट्री पाई, जब जीत हासिल की, तो यहाँ का नाम हो गया एंगललैंड। फिर बाद में ये इंग्लैंड हुआ। ये जो एंग्लो सैक्सन जो थे वो एंग्लो से आए थे, एंग्लो वाली जगह से आए थे। और अभी क्वेश्चन होता है कि रोमन्स तो यहाँ पर बहुत अच्छे से राज कर रहे थे, फिर वो इंग्लैंड को छोड़कर क्यों गए? ये केल्ट के बाद आए रोमन्स, और रोमन के बाद एंग्लो सैक्सन कैसे आए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हुआ यूं कि
जो जहाँ रोमन्स रहते थे, जहाँ रोमन का जो रोम था, वहाँ पर विसिगॉथ नाम का एक ट्राइब था जो बहुत ज़्यादा डेंजरस ट्राइब था, कबीलाई हुआ करता था। ये विसिगॉथ बार बार रोम पे अटैक कर रहे थे। तो रोम की मिलिट्री को अपने होम कंट्री को बचाने जाना था, उसको प्रोटेक्ट करना जाना था। पहले उनको अपने घर को बचाना था, फिर कहीं और पर कब्जा रख सकते थे वो। तो उनकी खुद की एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ गई थी। तो अब इस दौरान क्या हुआ, जब रोमन्स चले गए, रोमन्स अपने देश को बचाने रोम को चले गए, तो इस दौरान क्या हुआ, इंग्लैंड में खुद की अपनी मिलिट्री पावर नहीं थी। केल्ट बहुत कमज़ोर थे और बहुत वीक थे, और इंग्लैंड का को जो पूरा गवर्न कर पाना, प्रोटेक्ट कर पाना इनके लिए पॉसिबल नहीं था। इनकी कोई स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं थी, और इंग्लैंड उस दौरान बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गया था किसी भी अटैक के लिए। कोई भी इस पे कब्जा कर सकता था, और बहुत ही इसका जो लैंड है बहुत ही उपजाऊ था, फर्टाइल था। इस वजह भी इसे दूसरे ट्राइब्स अटैक कर रहे थे बार बार। और ये आइलैंड था तो चारों तरफ समुद्र से घिरा था, इस वजह से भी वो एक तरह से वहाँ पे कब्जा करने के बाद अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। तो बार बार अटैक हो रहे थे इस आइलैंड पे। और जो अटैक्स जो मेन हो रहे थे उसमें से कुछ ट्राइब्स मेन थे, वो थे पिक्स और स्कॉट्स। पिक्स और स्कॉट्स बहुत ज़्यादा हमला कर रहे थे। तो पिट्स जो थे नॉर्थ से आए थे और स्कॉट आए थे आयरलैंड से। इंग्लैंड की ज़मीन उपजाऊ थी, तो तरह तरह के इस तरह से अटैक हो रहे थे। अब इस अटैक का सामना करना केल्ट के बस की बात तो थी नहीं, और उनकी आर्मी भी नहीं थी। सो क्या हुआ कि उन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए हर तरह से, गाइडेंस के लिए पूरी तरह से रोमन पर ही वो डिपेंडेंट थे, और रोमन जा चुके थे। इसलिए उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एंग्लो सैक्सन को इनवाइट किया, एंग्लो सैक्सन ट्राइब को इनवाइट किया, जो कि एक जर्मनिक ट्राइब थी। और आओ भाई, हमें को यहाँ से बचाओ करके, इन जो केल्ट और ये सब जो पिट्स और जो स्कॉट से बचाओ करके। तो ये जो केल्ट की ये मिस्टेक थी, क्योंकि वो एक आक्रमणकर्ता से बचाने के लिए दूसरे आक्रमणकर्ता से अपनी मतलब सहायता मांग रहे थे। क्योंकि एक तरह से जो एंग्लो सैक्सन भी थे, बाहरी लोग थे, आउटसाइडर थे। तो उन्होंने क्या किया, फिर एंग्लो सैक्सन यहाँ पर आए, आखिरकार आए, और उन्होंने आके अपना यहाँ पे कब्जा जमाया। तो ये एंग्लो सैक्सन जर्मनिक ट्राइब थे, एंग्लो सैक्सन, और इन्होंने अपना इंग्लैंड आए और बहुत ही आसानी से कब्जा जमा लिया, इंग्लैंड को पूरा गवर्नेंस दे दिया उन्होंने, और प्रोटेक्ट करने लगे वो। फिर एंग्लो सैक्सन में 3 तरह के ट्राइब थे, मेन थे। एक एंगल्स थे, फिर सैक्सन और जूट, 3 तरह के थे उसमें, एंगल्स, सैक्सन और जूट। तो जूट का कोई खास इसमें रोल नहीं है, तो इसलिए जूट्स को ज़्यादा गिनती नहीं करते हैं इसमें। एंगल्स और सेक्शन ही मेन डोमिनेट करते हैं। तो एंग्लो सेक्शन के दौर में केल्ट बहुत वीक हो गए थे, और उनको एक तरह से भगा दिया था ये एंग्लो सेक्शंस ने, उनको माउंटेन की तरफ खदेड़ दिया था। तो इस तरह से अपनी भूल का उनको मतलब एहसास हुआ होगा केल्ट लोगों को, कि आखिर उन्होंने आक्रमणकारियों को इन्वाइट किया था और उन्हीं को ही अपने लैंड से दूर जाना पड़ा। अब पूरे के पूरे इंग्लैंड में इन्हीं एंग्लो सेक्शंस का बोलबाला था, और इन्हीं एंग्लो सेक्शन का लैंड बन गया था एंगललैंड, और ये फिर इंग्लैंड बना। तो एंग्लो सेक्शन से ये आया, इंग्लैंड आया। अब बात करते हैं कि जो केल्ट लोगों ने उस समय कोई विरोध तो किया था कि नहीं किया था जब एंग्लो सेक्शन आए थे। तो ऐसा माना जाता है कि किंग आर्थर एक केल्ट राजा थे, एक राजा थे, और ये कंफर्म नहीं है कि ये मतलब इन्होंने विरोध किया था कि नहीं किया था, क्योंकि लेकिन माइथ में, लेजेंड्स में, एक तरह से कहानियों में इनका जिक्र होता है कि किंग आर्थर थे जिन्होंने एंग्लो सेक्शन के खिलाफ युद्ध छेड़ा था इस तरह से। और जॉफ्री ऑफ मॉनमौथ ने भी इसके बारे में लिखा है कि कैसे किंग आर्थर ने इन एंग्लो सेक्शन का विरोध किया था ब्रिटेन में कब्जा करने से बचाने के लिए। अब बात करते हैं हम एंगल सेक्शन के किंगडम के बारे में। तो एंग्लो सेक्शन ने यहाँ पर किंगडम बसाए जिसे कहा जाता है। इसमें से मेन किंगडम थे नॉर्थम्बिया, मर्सिया, ईस्ट एंजिलिया और वेसेक्स और कैंट। तो अब इस दौरान क्या हुआ कि एंग्लो सेक्शन के जो किंग थे वो थे किंग अल्फ्रेड। किंग अल्फ्रेड द ग्रेट कहा जाता है उन्हें, और उन्हें किंग अल्फ्रेड द ग्रेट कहा जाता है क्योंकि इसी दौरान इंग्लैंड पर वाइकिंग अटैक हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पर है क्राउन के बाद, यहाँ पर एंग्लो सेक्शन के बाद आया वी। अब इसके बाद यहाँ पर एंग्लो सेक्शन के बाद अटैक हो रहा था, बार बार वाइकिंग्स का अटैक हो रहा था। वाइकिंग्स बहुत ही जंगली किस्म के लोग थे, बहुत ही वायलेंट थे, बहुत ज़्यादा क्रूएल थे,
लोगों को बहुत ज़्यादा एक तरह से गलत तरीके से ट्रीट करते थे। और जो उनका दुश्मन रहता था उनकी हड्डियों, उनके जो रिब्स रहती है उसको पूरा उखाड़ देते थे, पक्षी की तरह उसको निकाल देते थे और उनके जख्मों पे नमक डाल देते थे और खुले में छोड़ देते थे। इस तरह से बहुत ही एक्सट्रीम तरीके से अपने दुश्मनों से वो बदला लेते थे। तो इस तरह से ये वाइकिंग्स जो क्रूएल ट्राइब थी, इनसे निपटने के लिए क्या किया था किंग अल्फ्रेड ने, हालांकि वो वेसेक्स के किंग थे, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड के और बाकी क्षेत्रों के किंगडम को इकट्ठा किया और इन वाइकिंग्स को खदेड़ दिया। इंग्लैंड से पूरी तरह से उन्होंने खदेड़ दिया वाइकिंग्स को और इंग्लैंड को इनसे मुक्त करा दिया अल्फ्रेड द ग्रेट ने। अब बात करते हैं हम नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, फिर यहाँ पर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होता है 1066 एडी में और यहाँ से फिर इस एज का अंत हो जाता है, एंग्लो सेक्शन एज का अंत हो जाता है और वो इसके बाद ये नॉर्मन्स का इसमें राज हो जाता है, नॉर्मंडी का। तो अब ब्रिटेन पर अटैक जो हुआ था वो नॉर्मन्स का था। नॉर्मन्स नॉर्मंडी नाम की जगह से आए थे और ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, आपस में वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। और ये जो फ्रेंच जो ट्राइब था ये ब्रिटेन में जो आया था, तो नॉर्मन्स के जो किंग थे उनका नाम था विलियम द कॉन्करर। विलियम द कॉन्करर, उन्होंने इनके जो राजा थे हैरोल्ड गोल्ड्सविंसन को हराया था। तो हैरोल्ड को हराया था, एंग्लो सेक्शन के राजा को, और उसके बाद फिर इसमें नॉर्मन्स का कब्जा हो गया था और यहीं से फिर एंग्लो सेक्शन एज का अंत हो जाता है। तो एंग्लो सेक्शन एज में लिटरेचर जो ओरल हुआ करती थी, स्टोरी सुनाया करते थे और एक तरह से बहुत मतलब कोई बहुत ज़्यादा रिटन लिटरेचर ज़्यादा नहीं है। इस एज को डार्क एजेस भी कहा जाता है। और ओल्ड इंग्लिश जो एंग्लो सेक्शन जो पीरियड था उसमें ओल्ड इंग्लिश का मिक्सचर था, नेटिव ब्रिथानिक लैंग्वेज और ट्राइबल जर्मनिक लैंग्वेज का मिक्सचर था इसमें, क्योंकि पहले के जो नेटिव लैंग्वेज थे वो और जर्मन्स के जो लैंग्वेज थे वो सब मिक्स करके बना था ये। और एंग्लो सेक्शंस अपनी पोट्री में एलिट्रेशन का यूज़ करते थे, अनुप्रास जिसे कहा जाता है, और केनिंग्स का यूज़ करते थे। इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं इस एज की जो मेन पोट्री थी वो थी हीरोइक पोट्री। पोट्री 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहली पोट्री थी वो ब्यूवल्फ थी, हीरोइक पोट्री थी। इसका एग्जांपल है जिसे एक क्लासिक एग्जांपल ऑफ नेशनल एपिक माना जाता है इंग्लैंड का। तो बेवुल्फ एक एनोनिमस पोएट्री था जिसे ये नहीं मालूम कि इसको किसने लिखा है, और ये एलिटरेटिव वर्ड्स है। इसमें 3182 लाइन है इसमें, और इसमें एक स्टोरी है जिसमें कि उसमें का जो बेवुल्फ है, हीरो है, वो राक्षसों से लड़ता है। इस तरह से हीरोइक स्ट्रगल है, हीरोइक कहानी है इसमें। फिर बात आती है क्रिश्चियन पोट्री की। क्रिश्चियन पोट्री जो कि क्रिश्चियन थीम पे बेस्ड थी, इस तरह से हुआ करती थी, जिसका एग्जांपल है ड्रीम ऑफ द रोड। फिर पॉपुलर पोएट्स थे इस एज के, वो थे कैडमन, सेनेवल्फ। और इस एज में सेंट अगस्टाइन इंग्लैंड आए थे, और इंग्लैंड को वो 597 में एडी में जब आए थे तो उन्होंने इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार किया था और इंग्लैंड को एक क्रिश्चियन नेशन बना दिया था। तो पहले ये जो एंग्लो सेक्शन थे वो पैगन गॉड को मानते थे, इनको उन्होंने क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार के बाद इनको क्रिश्चियन बनाया। और इस एज में जो किंग अल्फ्रेड द ग्रेट थे, उन्होंने एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल की शुरुआत की थी। उन्होंने बहुत सारे लैटिन जो लिटरेचर था उसको ट्रांसलेशन कराया था ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हैं इस एज के, एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल। और इस एज में एक बिडे ने भी स्टैटिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल लिखा है, जिसमें उन्होंने इंग्लिश लोगों के डिसेंट के बारे में, वंश के बारे में बताया है, कैसे एक के बाद एक वंश आया है। और कैडमन ने हाइम लिखा है। कैडमन ने भगवान की भक्ति करते हुए, उसकी मर्सी की प्रशंसा करते हुए हाइम लिखा है कैडमन ने, जो यहाँ पर नाम है। इसके अलावा जो बेडे ने द ग्रेट क्रॉनिकल लिखा है, जिससे बेडे ने बाइबल के क्रिएशन के बारे में बताया है, एवोल्यूशन के बारे में बताया है, बाइबल के विभिन्न पहलुओं के बारे में, एस्पेक्ट्स के बारे में बताया है। तो हुआ क्या, उस समय जो इंग्लैंड जो था उस समय पैगन गॉड को मानते थे, उनका कोई इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ लिटरेचर नहीं था, पूरी तरह से सिविलाइज नहीं था। उनका जो समाज था एक तरह से जंगली लोग थे, और इनको जो सिविलाइज्ड किए, धीरे धीरे दूसरे अटैक्स होते गए, फिर ये सिविलाइज्ड होते गए, क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार हुआ। इस तरह से जो आयरिश मॉन्क आए और बाकी जो दूसरी जगह से लोग आए, तो धीरे धीरे इनका जो लैंग्वेज है इवॉल्व हुआ।
अब ये सारा का सारा जो लिटरेचर है हमें कुछ 4 मैन्युस्क्रिप्ट में मिलता है, जिससे के जरिए हम यहाँ की हिस्ट्री को जान पाते हैं। तो इनमें जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं 4 मैन्युस्क्रिप्ट हैं इसमें, आप देखिए बता रही हूँ मैं। 4 मैन्युस्क्रिप्ट हैं इसमें, 1 मिनट। मीन्स पांडुलिपियाँ 4 पांडुलिपियाँ हैं जिनके जरिए हम जानते हैं कि इस एज में क्या क्या हुआ था और क्या क्या लिटरेचर लिखा गया था। तो ये है 4 मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये पहला मैन्युस्क्रिप्ट है MS कॉटन विटेलियस AXV, ये है मैन्युस्क्रिप्ट। इसमें है बेवुल्फ है, जुडिथ है, 3 प्रोज वर्क हैं अदर। फिर जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट है, फिर एग्जेटर बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत क्राइस्ट है, जुलियाना है, वांडरर, सीफेरर है, और वर्सिली बुक है। वर्सिली बुक के अंतर्गत है एंड्रियास, पेटाप एपोस्टल्स। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें यहाँ का लिटरेचर कंटेंड है, एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।